प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में तीसरा अध्याय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित क्या लिखूं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं, हृदय के भावों को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। यदि हमें हैट टांगना है तो उसके लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। टांगना क्या है? हमें हैट को टांगना है, खूंटी को टांगना नहीं है। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। मन के भाव क्या है? वही यथार्थ वास्तविक वस्तु वही है, विषय नहीं है। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लिखूं। नमिता किस पर निबंध चाहती है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। अमिता चाहती है कि मैं समाज सुधार पर निबंध लिखूं। यह दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके? लेखक कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने तो अवश्य होते हैं, परंतु क्या वो इतने सुहावने होते हैं कि जिस पर 4-5 पेज लिखा जा सके? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वानों में भी विरोध है। इसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? समस्या क्या आ रही है कि लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि
निबंध के दो प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। कौन से दो प्रधान अंग बताए? सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार करने हैं। यहाँ न तो विश्वकोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। विज्ञों का कथन है, विज्ञों अर्थात विद्वानों का, कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। विषय लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, परंतु निबंधने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। नाटक का क्या नाम लिखा? जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार नहीं होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हों। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं, पर मैं हूं मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूं। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। इसलिए संस्कृत में प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सकें, जो अज्ञानियों से न सुलझ सकें। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी, यानी मूर्खों के लिए दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब यह भी किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इसी पाठ से पहला पैराग्राफ अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है।
पैराग्राफ और उसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।